एक मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो देखें वो एक रिक्वेस्ट है और आज मैं बहुत इम्फेसाइज करके कह रहा हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही स्लो स्पीड है। आई होप यू गाइस गोना यू नो लिसन टू मी एंड हेयर टू मी। थैंक यू। टॉपिक आज मेरा प्योर पाकिस्तान है। यहाँ तो देखें कोरोना बहुत सीरियसली आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनवरी करीब आएगा तो 3 से 4 हज़ार तक लोग कहते हैं कि डेली अमवात हो सकती हैं। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कि ये सारे अंदाजे गलत निकलें। और हॉस्पिटलाइजेशन लाख तक पहुंच गई है एवरी डे, और 14 मिलियन अब के करीब तकरीबन पहुंच चुका है, और 14 मिलियन ही समझें, और 2000 के करीब रोज़ाना लोग इस वक्त मर रहे हैं। मगर ट्रैफिक रवा दवा है, लोग इम्यून हो चुके हैं। साथ में जो सबसे खौफनाक और बहुत ही मेरे नज़दीक तो सदमे का बायस है वो खबर कि अभी जो रिहा हुए हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र जो परजरी के केस में अंदर थे, झूठ बोलने के इल्ज़ाम में, वो रशिया के पिछले इलेक्शन के हवाले से जो इल्ज़ाम थे वो एक लंबी डिटेल है। माइकल फ्लिन नाम है उनका। उन्हें अभी पार्डन दिया है प्रेसिडेंट ने। उन्होंने एक अजीब तरह का बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प एमरजेंसी नाफिज करके बल्कि मार्शल लॉ लगा के आइन मुअत्तल करें और फ़ौज की निगरानी में नए इंतखाबात करवाएं, वरना मुल्क में खाना जंगी का खदशा है। जबकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, और सारे तजिया निगार सहाफ़ती हल्के, सियासी हल्के उनके इस बयान पे शदीद हैरान हैं, दंग है, स्टनिंग है। क्या क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। बहरहाल अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, और जो आप टीवी पे देख रहे हैं और जो वीलॉग्स देख रहे हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, अब ये कहानी होने जा रही है, वो होने जा रही है, ये सिर्फ आपकी तवज्जो बटाने के लिए है। खुदारा समझें इश्यूज़ को कोई एड्रेस नहीं कर रहा वहाँ, और सूरत हाल ख़राब हो रही है। इसराइल भी एक तरफ हो गया, मानना है नहीं मानना है, आपकी इकॉनमी ड्रून हो रही है। जैसे ही ये लॉकडाउन टूटेंगे, कोरोना ख़त्म होगा इंशाल्लाह, तो आपको सबसे बड़ा ख़तरा है डॉलर 200 रुपये तक जाने की पेशन गोई है। आपकी इकॉनमी एवरी डे इस इंतशार में ख़त्म हो रही है और तेज़ी से ख़त्म हो रही है। पीडीएम के जलसे हो, कोरोना हो, हुकूमत की अपनी बैड गवर्नेंस हो, हुकूमत की हटदर्मी हो, ज़िद हो, ये सब आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और आपका मीडिया सिर्फ ये बता रहा है कि आज ये जलसा होगा और ये जलसा नहीं होगा। राना सल्लल्लाहु ने ये कहा, नवाज शरीफ ने ये कहा, और इमरान खान ने ये कहा, फिरदौस आशिक कमान ने ये कहा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देखें अभी जो इंटरव्यू दिया बीबीसी को जनरल दुरानी ने, जो आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उनके इंटरव्यू में बज़ाहिर जिसे बहुत उठाया गया, मेरे नज़दीक जो जिस पर गुफ्तगू हुई कि जी फ़ौज का किरदार है, नहीं होना चाहिए, मुल्क को नुकसान हो रहा है, ये किसको नहीं पता है। फ़ौजियों को भी अब पता है कि मुल्क उनका किरदार है और भरपूर किरदार है, और गुज़िश्ता 40 साल से है, और मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा जो उनकी सीरियस तरीन बात थी, जो उन्होंने फ़ौज के स्टांस को, उनके बयानियों को कंडेम किया कि जो फ़ौज हमारी भारत का रोज़ खदशा दिखाती है ईस्टर्न बॉर्डर पे, उसमें उन्होंने बहुत ही कमाल सोफिस्टिकेटेडली जवाब दिया कि भारत के अपने जो इस वक्त मसाइल हैं वो उसमें घिरा हुआ है, और वो इस तरफ पाकिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता कि उसने कश्मीर में जो हरकतें उसने की हैं, वहाँ अब तक लॉकडाउन है, तो और जिस तरह मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है या हुआ है। तो मैं मुसलमानों के हवाले से देखें आपको एक अहम बात और बता दूँ। आपके मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट के गमाश्ते हैं, मैं बहुत गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर मजबूर हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। मुझे एक ब्रिगेडियर साहब ने मैं जनरल दुरानी की बात पे दोबारा वापस आऊँगा, एक कोड भेजा एक कॉलम निगार का, जो मुझे पहले भी आ चुका है, मगर जब उन्होंने भेजा तो मैंने उसे सीरियसली लिया कि उसमें लिखा है कि एक हिंदुस्तान के मुसलमान ने उनको फ़ोन किया और कहा कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि यहाँ से चले गए। हम तो अपने बच्चों का नाम भी अब राम सिंह और गंगा सिंह रखते हैं, उनकी खतना भी नहीं करवाते, और किसी को बताते भी नहीं कि हम मुसलमान हैं। और कुछ भी लिखा हुआ इसमें, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। बखुदा ये सब झूठ है। वो एक किस्सा कार है, वो कालम निगार, सारी दुनिया को पता है।
उसके बारे में लोगों को पता है कि वो नवाज शरीफ की कैंपेन चलाता है, पैसे लेता है, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई है। कोई ये बड़ी बुरी बात नहीं है, कारोबार सबका हक है। सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलाता है, अब टूरिस्ट गाइड भी बन चुका है और वेबसाइट भी चलाता है। उसकी दौलत की हवस जो है ना रुक रही नहीं है। वो 15,000 रुपये कमाता था, अब 50 लाख से भी ज़्यादा महीने के कमाता है, मगर उसकी हवस नहीं रुक रही और वो झूठ बोलता है, आपको झूठ बताता है। मेरा ख़ानदान रहता है वहाँ हिंदुस्तान में। मैं आपको हल्फिया बयान देता हूँ। अभी 15 दिन पहले मेरे अपने एक कज़न से बात हो रही थी कि मैंने कहा क्या सूरत हाल है मुसलमानों की। कहने छोटे मोटे वाक़यात उधर दिल्ली की तरफ इधर उधर होते रहते हैं। उन लोगों की उर्दू भी अब बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि मेन स्ट्रीम माशरा कुछ और है। उनकी तादाद बहरहाल इतनी नहीं है, यूपी में बहरहाल अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कहा कि यहाँ तो बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं कि मुसलमान बहुत परेशान हैं। कहने का एहतजाज वगैरह हो रहे हैं और पूरी सिविल सोसाइटी मुसलमानों के साथ मिली हुई है। और मैंने कहा आप लोग बिल्कुल ठीक है। कहने लगे भाई हमारे इलाके को तो आप बिल्कुल ये समझें पाकिस्तान नहीं है। वहाँ मेरे एक कज़न उस वक्त दिल्ली से भी आए हुए थे जिनका वहाँ बिजनेस है और उनके बच्चे बहुत हाई फाई क्वालिफाइड हैं। यकीन करें मेरे ख़ानदान के कोई 30 से 35 बच्चे हिंदुस्तान से आए हैं जो इस वक्त अमेरिका और कनाडा में आईटी के बहुत बड़े बड़े जॉब्स कर रहे हैं। और हैरानी होती है कि हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है और क्या दिखाया जा रहा है, मगर है क्या। तो जो वो दिल्ली वाले साहब थे उनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। जब उन्होंने बताया कि एक वकील है, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में है और पता नहीं मुख्तलिफ उन्होंने बताए, तो साथ में मैंने कहा कि क्या सूरत हाल है। कहने लगे भाई देखें हंगामे हुए थे, मुसलमान ज़्यादा मरे जो भी लास्ट हंगामे दिल्ली में हुए थे, मगर जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ उन्होंने हिंदुओं को मार लिया। तो जनाब आपके पाकिस्तान में ये सब नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से कराची में मुसलमानों को, पठानों, पश्तो और उर्दू की बुनियाद पे, पंजाबियों को उर्दू की बुनियाद पे लड़ते देखा है। 720 लाशें तो मैं उठा चुका हूँ 1986 में अलीगढ़ सोसाइटी में, जब कौम को बताया तक नहीं गया था। सिर्फ टेलीविज़न पे ये ऐड आ रहा था कि जी खून की ज़रूरत है कराची में, मगर ये बताने को तैयार नहीं थे कि हो क्या रहा है इस मार्शल्ला के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में वहाँ क्या नहीं हुआ था। तो आप लोगों को झूठे अफसाने सुनाकर ख़राब किया जा रहा है ताकि आप आज़ादी की नेमत से चिमटे रहें और ये जो स्टेटस को है ये कभी टूट ना पाए। देखें आपकी रियासत डूब रही है। जनरल दुरानी ने जो अगली बात खूबसूरत की कि हिंदुस्तान से ज़्यादा, दूसरे ममालिक से ज़्यादा ख़तरा इस वक्त अंदर है। उन्होंने कहा मोरल करप्शन सबसे बड़ा इशू है, सोशल करप्शन सबसे बड़ा इशू है, और अगर ये करप्शन बंद ना हुई तो खुदा न खासा रियासत को असल खतरा वो है। अच्छा सोशल करप्शन क्या है, मोरल करप्शन क्या है, मैं आपको ताज़ा तरीन वाक़या सुनाता हूँ। मैंने एक पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बेचारे मजबूर हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, बज़ाहिर इनकलाबी कहलाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्रेसिव हैं, लेफ्टिस्ट हैं और इंतहा पसंदी का मजाक उड़ाते हैं, मगर इंतहा पसंदी को अपनी जान के खतरे के बायस सपोर्ट भी करते हैं। अब सुनिए सोशल करप्शन और मोरल करप्शन। आपने कराची आर्ट काउंसिल का नाम सुना होगा। देखिए आपके हर इदारों पे कब्जा हो चुका है। मकानों पे कब्जे नहीं हुए, खाली दुकानों पे कब्जे नहीं हुए, कारोबार लूटे छीने नहीं गए, डकैती खाली नहीं हुई, कत्ल नहीं हुआ है, जमहूरियत सारी खाली यरगमाल नहीं बनी है। जब जमहूरियत यरगमाल बन गई तो सब कुछ यरगमाल हो गया। आपको ये तो पता है ना, कब्जा माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, प्लाट माफिया है, सारे माफिया है ना। अब देखें आर्ट पर आपके यहाँ कैसे कब्जा है। कराची अलहमरा, कराची जो आर्ट्स काउंसिल है वहाँ मैंने एक पोस्ट देखी आज अपने एक सहाफ़ी दोस्त की कि जनाब अहमद शाह को सपोर्ट करें, उनके बड़े कारनामे जो सदारत के लिए शायद खड़े हो रहे हैं। उसी के नीचे एक आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, इत्तफाक से वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, रियाज रफ़ी नाम है उनका, और बहुत नामवर हैं, कराची में रहते हैं, मेरे बचपन के चड्डी फ्रेंड समझ लें। उन्होंने लिखा कि ये कौन है अहमद शाह, आर्टिस्ट है, पेंटर है, पोइट है, शायर है, अदीब है, सहाफ़ी है, वो किस कैटेगरी में आता है कोई तो बताए, इसके अलावा क्या है। पता चला जब मैंने मालूमात की कि वो एक छोटे से बिल्डर थे, निसार खोड़ों के साथ साजबाज करके अब वो बहुत बड़े बिल्डर हैं। आर्ट्स काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप एक बार या 2 बार सदर बन सकते हैं। तो वो करता क्या है, 20 साल से
एक बार सदर बनता है, एक बार जो है सेक्रेटरी जनरल बनता है, फिर सदर बनता है, फिर सेक्रेटरी जनरल, तब 20 साल से ये हो रहा है। कभी 1500 मेंबर होते थे, जो मेंबर तो उसके मतलब सहाफ़ी और वो होने चाहिए ना, आर्टिस्ट होने चाहिए ना, फनकार होने चाहिए, अदाकार होने चाहिए, शायर होने चाहिए, अदीब होने चाहिए, जो आर्ट से मुतालिक लोग हैं वही होने चाहिए ना। मगर शहर का हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा भर के मेंबरशिप पूरी करके 6000 पे पहुंचा गए, क्योंकि उन्होंने मेंबरशिप जमा की है। उनकी याददारी, अब तारीखी वाकया सुने, उस बिल्डिंग पर लोगों ने फंडिंग की है, मुख्तलिफ इदारों ने। उस बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन करवाई गई, तो मुराद अली शाह ने उसका जब इनॉग्रेट किया तो उस पर तख्ती लगी अहमद शाह बिल्डिंग। अल्लाह अल्लाह माल हफीज, कि एक बंदा मौजूद जिंदा है, सदर है, वो चंदा जमा करता है और एक पब्लिक इदारा है, उसका वो मालिक बन बैठा, उस पर अपनी तख्ती लगवा ली उसने, और वो भी वज़ीर-ए-आला सिंध ने लगाई कि अहमद शाह बिल्डिंग। आप तसव्वुर कर सकते हैं इस कब्जे की जो पाकिस्तान में इंतशार बढ़ रहा है, जिस तरह कब्जे हो रहे हैं। कोई उससे पूछने वाला है कि भाई तू कौन है? एक बिल्डर? ना तू शायर, ना तू अदीब, ना तू दानिश्वर, ना कोई फनकार, ना कोई तू अदाकार, ना कोई तू पेंटर। मतलब आर्ट की जितनी भी सिंफ है उनमें से किसी एक से भी उसका ताल्लुक नहीं है। आप अंदाजा कर सकते हैं, यह है कब्जा, यह है मोरल करप्शन, जिसे कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं, क्योंकि पूरी सोसाइटी की जो अशराफिया है वो आपस में जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। और ये जो अच्छा, फिर कराची में तो अब ये हो रहा है कि बाहर के लोगों का कब्जा है। मैं अब खुल के कहता हूँ, आप तासुब समझ लें इसे। PIA को आपने भी ताज़ा सुना होगा कि सैकड़ों 400-500 लोगों को सिंध में PIA को डायरेक्ट ट्रांसफ़र के आर्डर आ गए कि जी कराची या मुस्तकिल, आपका कराची से मुस्तकिल इस्लामाबाद आपका ट्रांसफ़र हो गया। घर के घर बर्बाद कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि जॉब छोड़ो। सिंध में लाड़काना में कोई फ्लाइट भी नहीं जाती, वहाँ का ऑफिस PIA का मौजूद रहेगा, बाकी पूरे सिंध में बंद कर दिए। कराची जो मेरा शहर है, जहाँ रोज़ फ्लाइट जाती है, उसका दफ्तर बंद कर दिया गया। आपके इदारे खत्म हो रहे हैं, और जो बचाया जा रहा है वो उकरबा परवरी की बुनियाद पे बचाया जा रहा है। ये अहमद शाह कौन है? ये पंजाब से आया हुआ सेटलर है, मगर इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है ना। अब उस बिल्डिंग का नाम तो फातिमा सुरैया बजिया के नाम पे होना चाहिए था, मुश्ताक यूसुफी के नाम पे होना चाहिए था, मुईन अख्तर के नाम पर होना चाहिए था, काजी वाजिद के नाम पर होना चाहिए था, कराची में जमील जालबी के नाम पे होना चाहिए था, जमीलुद्दीन आली के नाम पर होना चाहिए था। कैसे कैसे लेजेंडरी गुजरे कराची में, मगर आर्ट काउंसिल एक बिल्डर ने अपने नाम ली। आप अंदाज़ा लगाएं, ये है आपकी करप्शन। देखें, खुदा के वास्ते ये जो सियासी जमातें हैं और ये जो आपकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है, ये अब आपको कुछ नहीं दे सकती। अगर आपने मुत्तहिद होकर अपना एजेंडा नहीं बनाया तो मेरे मुंह में खाक, ये रियासत ख़त्म होने जा रही है। इस इंतशार को गौर से देखें। आपके यहाँ तो कोरोना का डेटा भी नहीं है। मैं वो सीमी जमाली है कराची की, जिना हॉस्पिटल की हेड, उनके एक ऑडियो सुना कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि वहाँ सूरत हाल क्या है, कि चारों तरफ फैल रहा है, मगर रियासत बता रही है कि 26, 28, 40 लोग मर रहे हैं। अपोजिशन की और आपस में हुकूमत की जो लड़ाई है उसमें लोग ईंधन बने हुए हैं। खुदा के लिए आप लोग समझें, जो लोग आपको, जो दानिश्वर ये बताते हैं ना कि तब्दीली आ रही है या आ चुकी है या आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और उम्मीद के साथ जुड़े रहना चाहिए, वो झूठ बोलते हैं आपसे। अगर आप सच्चाई को रियलाइज़ नहीं करेंगे तो आप उसे तब्दील करने के लिए कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपने ये कोशिश शुरू न की, आज से न की, तो मैं खाक मंदहन में फिर कह रहा हूँ, मेरे मुंह में खाक। आप यकीन करें, मुझे ये रियासत बचती नज़र नहीं आती, और मैं पाकिस्तान आर्मी से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए इस रियासत को बचाएं, अपनी ज़िद को छोड़ें। ये मुल्क हम आपसे, आप ये मुल्क है तो आप हैं। आप जैसे कितने आके चले गए, बाजवा साहब, ज़ियाउल हक भी चले गए, अयूब खान भी चले गए, याहिया खान भी चले गए, मुशर्रफ भी दर बदर फिर रहे हैं। आप प्लीज़ रियलाइज़ करें। अगर देखें, डेमोक्रेसी ये नहीं है जो हमारे मुल्कों में है कि बच्चे जो है एक पे एक बच्चे सामने आ रहे हैं ख़ानदानों के,
اور وہ لیڈر بن کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے مغرب سے سیکھیں۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو میں کیا کہوں اس سے آگے؟ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو آپ کو یقین دلا رہے ہیں، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آنے والی ہے یا تبدیلی آئے گی یا گریجولی آئے گی، دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، روز آپ ڈرون ہو رہے ہیں نا۔ کل دیکھیں ڈالر کتنے کا تھا، 2000 کی بگننگ میں 40 روپے کا تھا، 2010 میں تقریباً 100 تک آیا اور اب 160 کا ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈالر 200 پہ جائے گا۔ اور آپ کے ملک کی معیشت کا حال سنیں کیا ہے، 24 بلین ڈالر تو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور آپ کا بجٹ ہے 7,000 ارب روپے کا تقریباً، جس میں 3,000 روپے تو سیدھے جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں وہ فوج لے جاتی ہے۔ 4,000 ارب روپے جو بچتے ہیں ان میں سے تقریباً 2,200 ارب روپے آپ قسطیں ہیں جو قرض لیا ہوا آپ اس میں ادا کر دیتے ہیں۔ اب پیچھے بچے 1,800۔ آپ اپنا ایکسپورٹ کا بل نکالیں کہ وہ کتنے پیسے لے کر آتے ہیں اور امپورٹ کا نکالیں۔ آپ یقین کریں، یہ جو آپ کی اشرافیہ ہے جو آپ کو لوٹ بھی رہی ہے، ساتھ میں یہ امپورٹ کا بل بھی انہی کا ہے۔ آپ مشینری تو نہ خریدنے کے برابر خریدتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ سے لے کے چیز منگواتے ہیں، کتوں کا فوڈ منگواتے ہیں، اور میک اپ کا سامان منگواتے ہیں، کپڑے منگواتے ہیں، سیل فون منگواتے ہیں، یہ آپ لوگ خریدتے ہیں۔ یہ پیسے بھی جو آپ کے پاس آپ کے لیے ترقی کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے، آپ کے روزگار کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں۔ اگر آپ لوگوں نے سب نے مل کے اس کا نوٹس نہیں لیا تو یاد رکھیں، آپ تاریخ میں شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں اٹھائیں گے، اور آپ کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا کہ آپ کو لوگ بتایا کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے غور نہیں کیا تو ایک شعر ہے احمد جاوید کا، مجھے بہت لوگ کہتے ہیں میں نگیٹیوٹی پھیلاتا ہوں، میں مجبور ہوں کہ ان کا ایک شعر ہے کہ عطا کیے ہیں اس نے سب کو عہدہ و منصب، عطا کیے ہیں اس نے سب کو عہدہ و منصب، مجھے بھی سینہ خراشی کے کام پر رکھا۔ اللہ